नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउस डस्ट माइट एलर्जी, जिसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ लोग डस्ट एलर्जी करते रहते हैं। कॉमनेस्ट ये जिस हमारे बॉडी में ये जो एलर्जीज मैनिफेस्टेशंस देती हैं वो है नाक के सिम्टम्स। तो यूजुअली जो नाक के सिम्टम्स होंगे वो होगा नाक से छींक आना, नाक में खुजली होना, नाक ब्लॉक होना, नाक से पानी आना। कई बार इसके साथ गले में भी खिचखिच या गले में भी खुजली होती है। कुछ लोगों में इवन आइज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वहाँ आइज़ में भी रेडनेस आ सकती है। ये कई मरीज़ों में दमा के भी सिम्पटम्स को वर्सन करेगा और ये स्किन के एक्जिमा के भी वर्सनिंग का एक बहुत ही कॉमन कारण है। तो ये है हाउस डस्ट माइट, जो जिसकी आज हम एलर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, मेडिकल चैनल डिस्क्लेमर। तो साहब, ये जो इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ, ये जो आपको मैसेजेस दे रहा हूँ, जो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ इसलिए ताकि आप अपने इन एलर्जीज़ का ज़्यादा अच्छा केयर ले पाएँ। अगर आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ में आती है कि हाउस डस्ट माइट्स कहाँ हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप अपने लक्षण ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन फिर भी आपके डॉक्टर साहब आपको जो बोलें क्लिनिक में, आप उनकी बात सुनेंगे। अगर इस इन्फॉर्मेशन और आपके जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी एडवाइसेज़ में अगर कोई डिफरेंस है, तो आप हमेशा उनकी बात सुनेंगे। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली जब स्किन प्रिक टेस्टिंग करता हूँ और जब लोगों में डस्ट माइट की एलर्जीज़ आ रही होती हैं, तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में समझाता हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि हम जितनी बातें समझाते हैं ना, वो सारी बातें ध्यान में लोगों के रहती नहीं है और बहुत जल्दी वो लोग इस चीज़ टॉपिक को भूल जाते हैं। तो ये वीडियो एक रिमाइंडर का भी काम करेगा मेरे पेशेंट्स के लिए। प्लस अगर आपके डॉक्टर साहब को कई बार अगर बहुत बिज़ी होने के कारण अगर टाइम नहीं मिल पाया है और अगर आपका हाउस डस्ट माइट एलर्जी का टेस्ट पॉज़िटिव है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको उसके बारे में बता रहा है। पहली चीज़ तो ये कि देखिए साहब, एलर्जेंस कई तरीके के होते हैं। तो हर आदमी को जो एलर्जीज़ हैं, चाहे वो नाक की है, चाहे वो आँख की है, चाहे वो चमड़े की है या वो दमा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एलर्जेन जो रिस्पॉन्सिबल हो, वो हाउस डस्ट माइट ही है। हाँ, हालाँकि ऐसा ज़रूर होता है कि ऑलमोस्ट मेरे प्रैक्टिस में 70 टू 80% केसेज़ जिनको ये रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ होती हैं या जो एक्ज़िमा होते हैं, ये लोग काफ़ी हद तक हाउस डस्ट माइट्स को एलर्जिक होते हैं। ऑलमोस्ट 70 टू 80% मेरे एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के पेशेंट्स को एलर्जिक होते हैं। लेकिन एलर्जेंस कई तरीके के होते हैं। इंडोर एलर्जेंस होते हैं, आउटडोर होते हैं। इंडोर में हाउस डस्ट माइट्स हैं, कॉकरोच हैं, कैट एंड डॉग्स हैं। अ, फंगस दोनों तरह के हो सकते हैं। फंगस आपका इंडोर भी हो सकता है, फंगस आपका आउटडोर भी हो सकता है। पॉलेन्स जनरली आउटडोर पॉलेन्स होते हैं। तो ये कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपके नाक के या फेफड़ों की एलर्जी के लिए। तो अ, हम आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो जस्ट हाउस डस्ट माइट्स हैं। हाउस डस्ट माइट क्या है? ये बहुत ही छोटे-छोटे कीटाणु हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें आँख से नॉर्मली दिखते नहीं है। तो साहब, आप इनको देख नहीं पाइएगा, लेकिन ये आपके नाक और दमा के लक्षण और कुछ केसेज़ में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जब वो एलर्जिक राइनाइटिस का कोएग्जिस्ट करता है, तो उनको ये काफ़ी वर्सन कर सकता है। पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि हाउस डस्ट और हाउस डस्ट माइट ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हाउस डस्ट माइट की एलर्जी है, तो मैं आपके ऊपर कोई उँगली नहीं उठा रहा कि आपका घर काफ़ी गंदा है। आपका घर काफ़ी साफ भी हो सकता है, उसके बावजूद भी आपको हाउस डस्ट माइट एलर्जीज़ हो सकती हैं और ये आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। अ, हमारे यहाँ मैं बोलूँगा चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं बोलूँगा हाउस डस्ट माइट अगर हम देखते बैठें तो प्रधानमंत्री आवास में भी होंगे, ये हमारे राष्ट्रपति भवन में भी होंगे, ये व्हाइट हाउस में भी होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हाउस डस्ट माइट ना होते हों। तो हाउस डस्ट माइट का ये मतलब नहीं है कि आपके घर में धूल खूब भरी पड़ी है। तो डस्ट और डस्ट माइट सेम चीज़ नहीं है। डस्ट धूल को कहते हैं, डस्ट माइट्स बहुत छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं जो आँख से नहीं दिखते, लेकिन आपकी एलर्जीज़ के लिए वो ट्रूली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये हाउस डस्ट माइट्स ऐसे दिखते हैं और ये एक सिंगल हाउस डस्ट माइट की फोटो है। जो चीज़ मैं आपको एप्रिशिएट कराना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, बड़ी ट्रांसपेरेंट सी बॉडी है और हम लोग होली के टाइम पे जो वाटर बलून्स यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट उस टाइप का ये पूरे के पूरे पानी से भरे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सी बॉडी होती है और बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, बट आँख से हमें नहीं दिखने वाली। ओके, तो क्या हमें पूरे इस हाउसेस माइट की एलर्जी होती है? तो वेल, जनरली जो कॉमनेस्ट चीज़ होती है जिसको हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, वो एक्चुअली इनका फीकल पेलेट्स हैं।
इनके स्टूल के पार्टिकल्स, इनके छोटे-छोटे जो स्टूल के जो पीसेस होते हैं, एक्चुअली हम एलर्जिक तो उनको होते हैं और ये भी बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन जब ये हमारे नाक और फेफड़ों में घुसते हैं, तो हमें एलर्जीज़ दे सकते हैं। तो हाउस डस्ट माइट में भी एक्चुअली हम उनके फीकल पेलेट्स को एलर्जिक होते हैं। मैनिफेस्टेशंस क्या-क्या हो सकते हैं अगर आपको हाउस डस्ट माइट एलर्जी है तो? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कॉमनेस्ट हमारी नाक वाले सिम्पटम्स हो सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस क्या-क्या है? नाक में खुजली, नाक से पानी आना, नाक का ब्लॉक होना और इवन गले में खुजली हो सकती है, आँखों में रेडनेस हो सकती है और ये आपके दमा को भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, दमे को वर्सन कर सकते हैं और इवन ये एक्जिमा वर्सनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली चीज़ अगर हमें इनसे अपना बचाव करना है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनके ज़िंदा रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो जैसे हमें भी ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और सही तापमान चाहिए होता है, इन हाउस डस्ट माइट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और सही तापमान चाहिए होता है। तो खाने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारी स्किन से जो सेल्स जो डेली झड़ते हैं, हमारे यहाँ होता क्या है कि जो स्किन है आपकी, वो डेली झड़ती है। नई स्किन नीचे से ऊपर आती है सतह की तरफ और जो पुराने स्किन के सेल्स हैं, वो झड़ते हैं। ये जो झड़े हुए सेल्स हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही झड़ रहे हैं। ये इनको खा करके ज़िंदा रहते हैं। तो ये हमारे स्किन शेडिंग्स जो स्किन जो डेली-डेली हमारी जो निकली जा रही है, उसको खा करके ज़िंदा रहते हैं। पानी पीने के लिए क्या? वेल इनको भी मॉइस्चर चाहिए होता है। मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा, इनकी पानी की प्यास उतनी आसानी से बुझ जाएगी। इनके पास कोई मुँह नहीं होता, लेकिन ऐसा समझ लीजिए स्पॉन्ज की तरह होते हैं। ऑस्मोटिकली एटमॉस्फेयर में से पानी अपने शरीर में सोख लेते हैं। जैसे एक स्पॉन्ज पानी सोख लेता है, ये भी बाहर से अपने शरीर में पानी सोख लेते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी है, तो इनके लिए बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है इनके पनपने के लिए। एंड देन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में एग्जैक्ट नंबर रिमेंबर करने के बजाय आपके लिए ज़्यादा याद रखना ज़्यादा ईज़ी होगा कि जिन टेम्परेचर्स में हम लोग रह पाते हैं एज़ ह्यूमन्स, ये भी रह पाते हैं। तो ये हमारे साथ हम जहाँ-जहाँ रहते हैं ना, वहाँ-वहाँ ये हमारे साथ ईज़िली रह सकते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, एकदम ठंड हो जाएगी, बिल्कुल फ्रीज़िंग टेम्परेचर्स होंगे, तो भी ये मर जाएँगे। बॉइलिंग हॉट पानी होगा, तो भी ये मर जाएँगे। बट जिस टेम्परेचर पे हम और आप ज़िंदा रह पाते हैं, रूम टेम्परेचर पे, तो ये बड़े आसानी से रह लेते हैं। ओके, तो अब मैं आपको आगे के वीडियो में अब ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हाउस डस्ट माइट्स आपको मिलते कहाँ हैं और आप आइडेंटिफ़ाई करना कैसे चालू करते हो। तो ये जो इमेज है, किसी एक बच्चे की बहुत ही क्यूट से बेडरूम की इमेज है और जब तक ये टॉपिक खत्म होगा, आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि इस रूम में भर के हाउस डस्ट माइट्स हैं और बस मैं आपको वही आइडेंटिफ़ाई करना सिखाने वाला हूँ पूरे वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहला सोर्स क्या है? सबसे पहला सोर्स हमारे मैट्रेस है, हमारे कंफर्टर्स हैं और हमारे पिलोज़ हैं। जिस मैट्रेस पे हम सोते हैं, देखिए हम 24 घंटे में ऑलमोस्ट 8-9 घंटे तो हम सब आराम से सोते हैं। तो हम जिस मैट्रेस के ऊपर पड़े हुए हैं, हमारी स्किन के सेल्स वहीं झड़ते हैं। हमारी बॉडी की हीट उस टेम्परेचर को ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के टेम्परेचर के आसपास रखती है और हम सबके जो घर के अंदर का जो माहौल होता है, उसमें बहुत ड्राई एयर तो नहीं होती है, तो पानी इनको हमेशा हर जगह मिल जाता है। बट हमारे सेल्स कहाँ मिलेंगे? हमारे खाने वाले सेल्स जो झड़ते हैं, वो क्योंकि हम 8 घंटा बेड पे सोते हुए निकालते हैं ऑन एन एवरेज, तो ये बेड जो है, बेड का स्पेशली जो मैट्रेस है, वो इनके लिए एक बहुत अच्छा रिसाइडिंग प्लेस होता है। ये भर-भर के हमारे मैट्रेसेस में भरे होते हैं। करोड़ों की मात्रा में ये आपके मैट्रेस के अंदर मिलेंगे। वैसे ही आपके पिलोज़ में भी मिलेंगे, आपके तकिए में मिलेंगे और आपके कम्फर्टर्स में मिलेंगे। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है साहब, तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये है। कई लोगों को होता है ना कि साहब जब सवेरे उठते हैं तब छींक लगती है या जिनके दमा के कई जो मरीज होते हैं उनको रात में अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही होती है या जब वो बेड पे लेटने जाते हैं तब उनकी नाक के सिम्टम्स या फेफड़े के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। उसके वैसे और कारण भी है, लेकिन एक कारण ये है कि बहुत सारे लोग हाउस डस्ट माइट्स को एलर्जिक होते हैं और जैसे ही आप बेड पे जाते हो तो चारों ओर से आप उस एलर्जन से घिरे हुए हो जिसको आप एलर्जिक हैं और इसलिए आपके सिम्टम्स रात को थोड़े ज़्यादा होते हैं, रात को या अर्ली मॉर्निंग्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं। ओके, तो अब हम अपने मैट्रेसेस का क्या करें? मैट्रेसेस के लिए जैसे ये अगर आपका मैट्रेस है और मैं कहता हूँ इसमें करोड़ों की मात्रा में हो सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, इनके लिए कुछ हाइपो एलर्जेनिक कवर्स होते हैं। वो हाइपो एलर्जेनिक कवर्स अगर हम इसके ऊपर लगा दें,
तो हमने इन हाउसडस्ट माइट्स को इसके अंदर, उनके फीकल पेलेट्स को भी उसके अंदर हमने ट्रैप कर लिया है। और जिस चीज का इस फोटो में खास आपका ध्यान दिखाना चाहता हूं वो ये है कि देखिए ये एक जिपर्ड, इसके अंदर एक जिप लगा हुआ है और ये सिर्फ ऊपर के सरफेस से आपको कवर नहीं कर रहा, ये पूरे ओर से आपके मैट्रेस को कवर करता है। ये आपका समझना बहुत जरूरी है। तो इन हाइपो एलर्जेनिक फैब्रिक्स में ऐसी खास चीज क्या होती है जिसके कारण उनको हाइपो एलर्जेनिक कहते हैं? हाइपो एलर्जेनिक फैब्रिक्स में सिर्फ इतनी चीज है कि देखिए जितने भी जो फाइबर्स होते हैं, जितने भी फैब्रिक के अंदर जो धागे होते हैं, उनके वो वूवन होते हैं, ठीक है? तो इनके बीच के जो अगर हम गैप को देखें तो ये बहुत ही कम है हाइपो एलर्जेनिक में, जबकि जो रूटीन फैब्रिक है उसके अंदर में जो फाइबर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होती है। तो नजदीक होने का फायदा क्या है कि इसके नीचे, या अगर मान लीजिए इधर पूरे हाउसडस्ट माइट्स हैं या उनके फीकल पेलेट्स हैं, तो वो जब इसको क्रॉस करना चाहेंगे तो क्योंकि ये फैब्रिक टाइटली वूवन है, वो इसको क्रॉस कर नहीं पाएंगे। जबकि जो रूटीन फैब्रिक होता है इसमें अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे हाउसडस्ट माइट्स हैं तो उनके जो फीकल पेलेट्स हैं वो इनको बड़े आसानी से क्रॉस करके निकल जाएंगे और हाउसडस्ट माइट्स भी बड़े आसानी से क्रॉस करके निकल जाएंगे क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको एक इस कार्टून के थ्रू बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जो टाइटली वूवन फैब्रिक है वो हाइपोएलर्जेनिक होता है। द रिक्वायरमेंट ये है कि उनके जो फाइबर्स हैं, उनके जो फैब्रिक है उसके बीच का जो गैप है वो 6 माइक्रोन से कम होना चाहिए। जबकि जो हमारी रूटीन चादर होती है, जो रूटीन हमारे कंफर्टर्स के भी जो कवरिंग्स होते हैं, जो तकिए के जो कवर होते हैं, उन सब में जो फाइबर्स होते हैं ना उनके बीच में गैप काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम उनको हाइपोएलर्जेनिक नहीं कहते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ कोई ट्रेड नेम नहीं लेने वाला हूँ, ट्रेड नेम आप अपने डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे जब आप उनको क्लिनिक में कंसल्ट करने जाएंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जब आप किसी दुकान पे जाओ कि हाँ ये फैब्रिक भी हाइपोएलर्जेनिक है, ये फैब्रिक भी हाइपोएलर्जेनिक है। ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए अगर आप उस मैट्रेस के ऊपर कवर लगा रहे हैं तो जो आपका जो कवर है ना ये जिपर्ड होना चाहिए। अगर वो सिर्फ ऊपर और साइड से कवर करता है जबकि आपके मैट्रेस को नीचे से कवर नहीं करता, तो साहब उनका जो क्लेम है ना कि ये हाइपोएलर्जेनिक फैब्रिक है, मैं उस क्लेम को बहुत सपोर्ट नहीं करता। उसी हिसाब से जो आपके पिलोज हैं, इनके भी जो हाइपोएलर्जेनिक वाले जो कवर्स आते हैं, ये जिपर्ड होते हैं, इनके अंदर भी जिप होती है। ये बिल्कुल चारों ओर से उस चीज को कवर कर देते हैं। सेम थिंग होल्ड्स ट्रू इवन फॉर कंफर्टर कवर्स। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो हालांकि मैं ट्रेड नेम नहीं ले सकता, लेकिन मैं ट्रेड नेम के नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि अगर वो हाइपोअलर्जेनिक फैब्रिक अगर जिपर्ड है तो आप सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लेकिन अगर वो जिपर्ड नहीं है और वो साइड से कवर करता है, सरफेस से कवर करता है, बट एक तरफ से खुला छोड़ देता है, तो साहब मेरे लिए वो बहुत अच्छा हाइपोअलर्जेनिक कवर नहीं हुआ। ओके। तो ये खाली मैट्रेस के लिए ही नहीं है, जो हाइपोअलर्जेनिक कवर्स आप लेकर के आएंगे, अगर आप जैसे आपको इन हाउसडस्ट माइट से बचना है जब आप रात को सोने जा रहे हैं अपने बेड पे, तो वो आपके कंफर्टर्स पे भी लगेगा, वो आपके पिलोज पे भी लगेगा। ओके। फिर उसके बाद क्या करना है? चलिए साहब हमने इनको कवर तो कर दिया, हमने मैट्रेस को कवर कर दिया, हमने तकिए को कवर कर दिया, हमने कंफर्टर को कवर कर दिया हाइपोएलर्जेनिक फाइबर्स के थ्रू, जो उसकी जो शीट्स आती हैं, जो उनके जो कवर्स आते हैं उनके। उसके बाद फिर हम अपने घर की रूटीन सुंदर सुंदर चादरें और सुंदर सुंदर तकिए के खोल तो लगाते ही हैं उनके ऊपर। आपके कंफर्टर्स के ऊपर भी वो कवर होगा जो दिखने में सुंदर दिखता है। तो उनका क्या, उनको आपको हफ्ते में एक बार गर्म पानी में धोना होता है। अगर आप 55 टू 60 डिग्रीज सेल्सियस पे अगर इसको 20 मिनट तक धो दें तो उसके ऊपर जो होंगे वो मर जाएंगे। आपने मैक्सिमम बल्क को तो आपने अंदर ट्रैप कर दिया, लेकिन जो बाहर है, क्योंकि आप डेली सो रहे हैं और ये माइक्रोस्कोपिक चीजें हर जगह हैं, अत्र तत्र सर्वत्र, मैं कहता हूँ ये हर जगह, ठीक है? तो आप जब लेटे हुए उस बेड के ऊपर ना, तो भी वहां थोड़े थोड़े तो एक्यूमुलेट होते ही रहेंगे आपके रूटीन चादर के ऊपर भी। तो आपको हफ्ते में एक बार उस चादर को गर्म पानी में धो देना है। जैसे मैंने बोला, हम जिस नॉर्मल टेम्परेचर पे रह पाते हैं ये भी उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे रह पाते हैं। तो अगर आप खौलते हुए पानी में डालोगे ना तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। एक हफ्ते तक आप एक हफ्ते तक आप चादर यूज कर लीजिए, बट एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो उसे गर्म पानी में धोइए। काफ़ी फ्रीक्वेंटली वॉशिंग मशीन्स आती हैं जिसमें 90 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा होता है। 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की साइकिल्स होती हैं। वो बड़े अच्छे हैं, उनमें आपका ये हाउस डस्ट माइट जो है, आप उनको अच्छे खासे मार दोगे जब आप इन कपड़ों को जब आप इन हॉट वाटर में धो रहे हो। बट इवन अदरवाइज़ भी 55 से 60 अगर आपने 20 मिनट में धो दिया,
20 मिनट तक उसमें अगर आपने डिप करके रख दिया इतने हाई टेम्परेचर पे, तो ये खौला करके आप इन कीटाणुओं को मार देंगे। उसके बाद क्या? एक और चीज़ है, धूप इन कीटाणुओं की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो ये करने के बाद आपको बाहर इन कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। फिर कई बार क्या होता है कि बरसात के समय ना कई बार हमारे यहाँ बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ धूप देखने को ही नहीं मिलती। बोलते हैं साहब हमारे तो कपड़े बिना धूप के सूखते हैं। अगर वो चीज़ है तो मैं बोलूँगा उन दिनों जब आपको धूप देखने को ना मिल रही हो, उन कपड़ों को हॉट आयरन कर लीजिए। अगर आप हॉट आयरन कर लेंगे तो भी आप इन हाउस डस्ट माइट्स का बहुत अच्छे से सफाया कर दे रहे हैं और आपके एलर्जी के सिम्पटम्स ज़्यादा बेहतर कंट्रोल में रहेंगे। मेरे ख्याल में मैंने वो जो फ़ोटो दिखाई थी आपको शुरुआत में कि किसी बच्चे का बहुत ही क्यूट सा बेडरूम था। अब एटलीस्ट आप सारे बेडरूम्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट तब आप पहचानने लग गए होंगे कि ये जो फ़ोटो है वो दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रही है, बट अगर आपको हाउस डस्ट माइट एलर्जी है, सी देखिए हाउस डस्ट माइट हर घर में होते हैं, ठीक है? हर जगह होते हैं। लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो ही आपको दिक्कत देंगे, अदरवाइज़ आपको दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है? तो इसमें जो आपको ये इतने सुंदर-सुंदर कम्फर्टर्स तकिए और ये मैट्रेसेस वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे भर के हाउस डस्ट माइट्स हैं और मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट को यहाँ पे हाउस डस्ट माइट का एक्सपोज़र आप कैसे मिनिमाइज़ करें। अगली चीज़, चलिए साहब अब फर्नीचर की बात कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जहाँ-जहाँ धूल घुस सकती है ना और वहीं वहाँ हाउस डस्ट माइट्स भी घुस के रह सकते हैं। लेकिन धूल और हाउस डस्ट माइट्स 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। माइक्रोस्कोपिक है, जैसे धूल किसी चीज़ के अंदर परतों में घुस जाती है, वैसे हाउस डस्ट माइट्स भी अंदर घुस के रह सकते हैं। आप कुर्सी पे भी बैठते हो, आप सोफ़े पे भी बैठते हो, वहाँ पे भी आपके स्किन के सेल झड़ते हैं और पानी तो इनको हवा से मिल ही जाएगा। तो साहब अगर आपका फैब्रिक वाला फर्नीचर है, तो आप जानते हो कि उसके अंदर धूल बैठती है, उसी हिसाब से उसमें हाउस डस्ट माइट्स भी बैठते हैं। अगर आपका लेदर वाला है या रेक्सीन वाला है, तब तो उसके अंदर वो परकोलेट करके अंदर नहीं जा पाएँगे, लेकिन कपड़े वालों में तो बहुत अच्छे से जाकर के रहने वाले हैं। अगर ये है, मैं बोलूँगा अगर आपको हाउस डस्ट माइट की एलर्जी है, तो अगली बार जब आप फर्नीचर बदलें, तो कोशिश करें कि फैब्रिक की बजाय नॉन फैब्रिक अल्टरनेटिव्स पे जाएँ और अगर आपका ये है, तो एटलीस्ट इनको फ्रीक्वेंटली आप वैक्यूम क्लीनिंग कर लिया करें, तो उससे भी हाउस डस्ट माइट की वहाँ थोड़ी संख्या कम हो जाएगी, तो जब आप बैठते हैं उनके ऊपर, तो आपका एक्सपोज़र कम होगा। कारपेट्स इंडिया बड़ा वेरिएबल है। नॉर्थ के एकदम स्टेट्स में चले जाइए तो बहुत ही ठंड रहती है और वहाँ बहुत सारे एरियाज़ में लोग कारपेट इसलिए रखेंगे क्योंकि घर के अंदर काफ़ी ठंड बनी रहती है। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती नहीं है, तो हम लोग तो टाइल्स वाले घरों में रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कारपेट की एक्चुअली ज़रूरत होती नहीं है। तो अगर आपका मौसम अलाउ करता है कि आप बिना कारपेट के रह सकें, तो मैं बोलूँगा घर के अंदर से कारपेट्स को बिल्कुल हटा दीजिए, अगर आपको हाउस डस्ट माइट्स की एलर्जी है। लेकिन अगर हाउस डस्ट माइट्स की एलर्जी मतलब है और आप कारपेट्स नहीं हटा सकते हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, जैसे इसमें कारपेट आ गया, दरी आ गई, तरपाल आ गए, ये सब चीज़ें अगर आपके घर के अंदर अगर पड़े हुए हैं, तो फिर उनको भी वैक्यूम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप उनमें से मैक्सिमम चीज़ों को निकाल सकें। बट पहली चॉइस यही होगी कि अगर मैं कारपेट हटा सकता हूँ, तो मैं कारपेट ही हटा दूँगा क्योंकि आप इसको कितना भी वैक्यूम क्लीन करिए, आप पूरे के पूरे हाउस डस्ट माइट्स को, जैसे आप पूरी धूल को नहीं निकाल सकते, आप पूरे हाउस डस्ट माइट्स को नहीं निकाल सकते। हाँ, आप मात्रा ज़रूर कम कर सकते हैं, अगर आप एक बढ़िया वैक्यूम क्लीनिंग उसकी करें, काफ़ी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार, तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए साहब, अब वैक्यूम क्लीनर की बात कर लेते हैं, अगर आप जैसे वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हो इन सब चीज़ों की। तो वैक्यूम क्लीनिंग में जब सब साहब आप वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो उधर से अंदर से खींचता तो है और फिर दूसरी तरह से काफ़ी तेज़ी से हवा उसके पीछे पीछे वाले एंड से बाहर भी आ रही होती है। तो वो क्या करेगा जो वैक्यूम क्लीनर कि इनको एक तरफ अपने अंदर खींचेगा, फिर उसको दूसरी तरफ हवा में रिलीज़ कर देगा और आप ये जो हाउस डस्ट माइट्स हैं, उनके जो फीकल पेलेट्स हैं, उन सबको आप एयरबॉर्न कर रहे हो। एयरबॉर्न करने से क्या होगा? अब वो और ज़्यादा हवा में तैरेंगे, आपकी नाक और फेफड़ों में और घुसेंगे और आपको और ज़्यादा सिम्पटम्स दे सकते हैं। तो रूटीन वैक्यूम क्लीनर है, अगर आपको वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना है, तो उन वैक्यूम क्लीनर के साथ हेपा फ़िल्टर का होना बहुत ज़रूरी है। हेपा फ़िल्टर आप आराम से गूगल कर लीजिए कि क्या होता है और आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट मेरे को वैक्यूम क्लीनर अगर आप इस पर्पज़ के लिए ले रहे हो,
तो साथ में उसमें हेपा फिल्टर का होना ज़रूरी है। ओके, दूसरा, घर में झाड़ू लगाएँ या पोछा लगाएँ? जब आप झाड़ू लगाते हैं, तब आप इन चीज़ों को एयरबॉर्न करते हैं और अगर किसी मरीज़ को सर्दी खाँस मतलब अगर उसे डस्ट एलर्जीज़ हैं, अस्थमा है और ये लगाने से उसके सिम्पटम्स वर्सन होते हैं, तो मैं सबसे पहले उसको बोलूँगा कि वो किसी और को ये काम दे दे, अगर वो दे सकते हैं तो। नहीं तो झाड़ू की बजाय पोंछा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। वैसे ही घर में कई जगह धूल जमी होती है, तो कई बार लोग डस्टिंग करते हुए चलते हैं। वैसे करके आप धूल को और एयरबॉर्न कर रहे हो, आप डस्ट माइट्स को भी और एयरबॉर्न कर रहे हो। उससे अच्छा है कि एक गीले कपड़े से इन चीज़ों को अगर आप पोंछ लेंगे, तो वो कहीं एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसमें उनका एयरबॉर्न होने का रिस्क कम हो जाता है और आपके उनके इन्हेलेशन का और फिर इसके कारण होने वाले नाक और फेफड़ों के सिम्पटम्स का रिस्क कम हो जाता है। तो हम झाड़ू की बजाय वेट मॉपिंग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ठीक है। ये फ़ोटो मैंने एक और रीज़न के लिए ख़ास इसमें डाली है, क्योंकि इसमें ये जो खिड़की है, यहाँ से जो आती हुई सनलाइट है, ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। सनलाइट जब घर के अंदर आती है ना, तो न सिर्फ हाउस डस्ट माइट्स बल्कि फंगल स्पोर्स में भी काफ़ी कमी आती है और जितने लोग रेस्पिरेटरी में काम करते हैं या जो फेफड़े के मरीज़ देखना पसंद करते हैं या जो एलर्जीज़ में काम करते हैं, हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली पेरेंट्स को बोलते हैं कि साहब खिड़की खोलिए, दरवाजे खोलिए, आपके घर के अंदर जितनी लाइट आएगी, उतना आपके सेहत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है? तो अगर घरों में लाइट काफ़ी अच्छी आती हो और आप अगर वेट मॉपिंग को प्रेफ़र करें एज़ कंपेयर्ड टू ब्रूम या झाड़ू, तो वो आपके हाउस डस्ट माइट के सिम्पटम्स को कंट्रोल करने में ज़्यादा कारगर साबित होगा। ओके, तो ये तो हुई कि ठीक है, आपके हाउस डस्ट माइट्स हैं, उनको हम कैसे ट्रैप करें। दूसरा ये होता है कि हम उनको प्यासा मार दें। तो मैंने आपको क्या बताया था, पानी ये लोग हवा से एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इनका कोई मुँह नहीं होता, बट जैसे स्पंज को आप पानी में डाल दो और स्पंज अंदर पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ऑस्मोटिकली ये ह्यूमिडिटी जो हवा के अंदर है, उसको खींच करके ये लोग वो करते हैं। मैंने फिर से ये फ़ोटो इसलिए लगाई है ताकि आपको रिमाइंड करा सकूँ, ये वाटर बलून्स की तरह हैं। इनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई है और ये बाहर से पानी अंदर सोखते हैं। तो अगर हम मॉइस्चर कम कर सकें, तो आप इनको प्यास से मार दो। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो करेंगे क्या हम? अगर आपके पास एक डिह्यूमिडिफ़ायर है, तो मैं बोलूँगा डिह्यूमिडिफ़ायर का बहुत अच्छे से यूज़ करिए। अगर आप लेस देन 50% अगर आप ह्यूमिडिटी के लेवल को लेकर के चले जाते हैं, तो साहब आप हाउस डस्ट माइट्स की संख्या में काफ़ी कमी कर लेंगे, वो कम होंगे तो उनके फीकल पैलेट्स कम होंगे और आपके सिम्पटम्स कम हो जाएँगे। अब लेस देन 50 में मैं बोलूँगा अगर आपको स्किन की एक्जिमा नहीं है, तो आप बल्कि लेस देन 40 लेकर के चले जाओ। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्जिमा के मरीज़ हैं, जिनको स्किन की ये इचीनेस वाली प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन, एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस आप जो कह लीजिए, अगर वो है, तो हम ये जानते हैं कि हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो एक्जिमा वर्सन हो जाएगा। तो अगर एक्जिमा अगर आपको नहीं है, तो मैं बोलूँगा ह्यूमिडिटी को 50 की बजाय बल्कि 40 लेकर के चले जाओ, ठीक है? लेकिन अगर आपको एक्जिमा है, तो अगर मैं 50% से अगर मैं 40% से भी अगर नीचे लेके जाने लगूँगा, तो आपका एक्जिमा ज़्यादा वर्सन होने के चांसेज़ हैं। तो हम ये कहेंगे कि साहब देन इफ यू हैव एक्जिमा तो टारगेट अपना लेस देन 50% रखिए अगर आप डिह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं और एक्जिमा नहीं है, तो लेस देन 40% का टारगेट रख लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। होपफुली मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया होगा। सॉफ्ट टॉयज़, बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद है। जब हम खरीद करके घर में लेके आ रहे होते हैं, तब हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता, अधिकतर पेरेंट्स को, कि अगर आपके बच्चे में हाउस डस्ट माइट की एलर्जी निकली, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्लियर कट ये जितने जो हमारे ये जो फरी टॉयज़ हैं, ये जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इनके अंदर जैसे धूल अंदर जम सकती है, वैसे ही हाउस डस्ट माइट्स भी अंदर जम सकते हैं और अगर आपके बच्चे के लक्षण कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो ये मेरे को सॉफ्ट टॉयज़ को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या कर सकते हैं? पहला तरीका ये है कि अगर ये है तो हफ्ते में 1 बार अगेन गर्म पानी में इनको धो दीजिए और उसके बाद धूप दिखा दो। दिस इज़ अगेन वन वे। पहला तो तरीका ये है कि अगर आप सॉफ्ट टॉयज़ ना लेके आएँ, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन काफ़ी फ्रीक्वेंटली घरों में होगा और बच्चा आपको ये हटाने ही नहीं देगा। अगर आप हटा सको तो सबसे अच्छा है, बट अगर आपका बच्चा नहीं हटाने दे रहा है, तो एटलीस्ट उसे भी 1 बार हफ्ते में 1 बार खौला दीजिए, मतलब बॉइलिंग हॉट पानी में धो दीजिए, जैसे मैंने आपको कपड़ों के लिए बोला था और फिर सन ड्राई कर दीजिए।
कई बार बच्चे खौलते हुए पानी में अपने टेडी बियर को नहीं डालने देते। आई हैड अ कपल ऑफ पेशेंट्स जहाँ पे कि वो बोल रहे थे कि सब खौलने तो नहीं देंगे। देन यू टेल देम कि ठीक है बेटा, देखो बेयर होते हैं, बेयर ठंडे एरियाज में भी रहते हैं। एंड देन व्हाट यू डू इज आप जिपलॉक वाले बैग ले लेंगे और जिपलॉक वाले बैग लेकर के उनको फ्रिज में नहीं, फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखेंगे। फ्रीजर कंपार्टमेंट में अगर आपने उनको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया तो आप फ्रीज करके इन कीटाणुओं को मार देंगे। तो या तो आप बॉईल करके मार सकते हैं या आप ठंड के फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले जाके इनको मार सकते हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक बार इसको फ्रीजर में रख दीजिए। वैसे तो 12 घंटा भी बहुत होता है, मैं बोलता हूँ जब आप डाल ही रहे हो तो उसको 24 घंटे के लिए फ्रीजर कंपार्टमेंट में डाल दीजिए और उससे भी इनके अंदर हाउसलेस माइट्स की संख्या काफी कम हो जाएगी। उतने के अलावा फ्रीक्वेंटली इनको भी वही हेपा फिल्टर वाले वैक्यूम क्लीनर से इन टेडीज को या जितने आपके जो सॉफ्ट टॉयज हैं उनको आपको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, चलो हमने फर्नीचर देख लिया, हमने आपके बेडरूम का मैट्रेस, तकिया, कंफर्टर सब देख लिए, हमने आपके सॉफ्ट टॉयज भी देख लिए, हमने आपके कारपेट्स भी देख लिए। अब बात कर लेते हैं कर्टन्स। जब हम लोग घर सजा रहे होते हैं तो बहुत सुंदर-सुंदर काफ़ी थिक कर्टन्स लेकर के आ रहे होते हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर-सुंदर लगते हैं और वो जितने सुंदर होते हैं ना, वो उतने थिन नहीं होते, काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी हेवी कर्टन्स होते हैं वो। एंड एक बार ध्यान से सोचिएगा कि भले आपके पास कर्टन्स इतने सारे सुंदर-सुंदर हैं आपके घर को सुंदर रखने के लिए, बट हम उनको धोते कितना हैं? काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो मेरे को जो जवाब मिलता है, वो ये होता है, सर दिवाली टू दिवाली धुलते हैं। अब अगर वो दिवाली टू दिवाली धुलते हैं, तो ये सोचिए इसके अंदर कितने हाउसलेस माइट्स इकट्ठे हो सकते हैं। ये भी एक सोर्स है जिसके कारण आपके सिम्पटम्स कंट्रोल ना आ रहे हों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि साहब ये एकदम हेवी कर्टेन नहीं, बिल्कुल पतले कपड़े वाले कर्टेन रखिए अगर आपको कर्टेन का शौक है तो, और उसको एटलीस्ट महीने में एक बार फिर से गर्म पानी में धो करके धूप में सुखा दीजिए। वही जो हमने बेडशीट में एडवाइस दी थी। और अगर हम एक चीज़ और जानते हैं, इफ दिस इज़ एन ऑप्शन, तो इन कर्टेन्स की बजाय ये वाले जो ब्लाइंड्स हैं ना, जिनको हम ऊपर-नीचे रोल करते हैं साइड से और ये ब्लाइंड्स खुलते बंद होते हैं, ये वाले जो ब्लाइंड्स हैं, इनमें हाउसडस्ट माइट्स की संख्या इसके मुकाबले बुरी तरह कम होती है। तो इफ दिस इज़ एन ऑप्शन, मैं बोलूँगा आप इनको प्रेफ़र कर सकते हैं। एटलीस्ट ऑफिसेज़ में तो कर ही सकते हैं। ओके, हमने बात की अब आपके इंडोर एनवायरनमेंट की, कि मैंने ये बताया था जब मैंने लेक्चर शुरू किया था कि एक इंडोर एयर एलर्जन है, ठीक है? तो इंडोर में खाली आपका घर नहीं आता साहब, आपकी कार भी आती है। अब देखो आपके कार के अंदर के जो सीट्स हैं, वो कौन से हैं? फैब्रिक वाले। अगर फैब्रिक वाले हैं, तो उनको भी जैसे मैंने आपके फर्नीचर के मैनेजमेंट की बात की, आप वैसे करेंगे। आप चाहें तो इनके ऊपर एक दूसरा आप रेक्सीन का या लेदर का या सूडो लेदर का आप कवर लगा सकते हैं। उससे थोड़ा-सा लोड कम हो जाएगा, या अदरवाइज़ आपको वैक्यूम क्लीनिंग बार-बार, तो अगर फैब्रिक वाला है, तो आपको और ज़्यादा इंटेंसली करनी पड़ेगी। आपको कार के अंदर भी, कार वाला भी एनवायरनमेंट भी ना आपके इंडोर होम एनवायरनमेंट जैसा ही है। आप इसको हैंडल, इसको भी जैसे आप घर को साफ-सफाई रख रहे हैं, आपको इसको भी रखना पड़ेगा। चलिए, चलिए साहब, मैंने आपको तरीके तो काफ़ी बता दिए, हाउस डस्ट माइट्स को कंट्रोल में रखने के लिए। बट अब जो भी चीज़ करने बैठेंगे साहब, उन हर चीज़ में ना काफ़ी खर्चा है। जैसे पहले हाइपर एलर्जेनिक कवर्स की मैंने बात की, ठीक है? ये जो हाइपर एलर्जेनिक कवर्स हैं, दे डोंट कम चीप, और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बेडरूम में बदलना है, आपको साहब हर बेडरूम में बदलना है, दैट इज़ वन। अगर आपके से मान लीजिए बच्चे को एलर्जी है, ठीक है? तो इन दैट केस मैं बोलूँगा एटलीस्ट बच्चे का बेडरूम तो होना ही चाहिए, बट दादा-दादी, मम्मी-पापा, जो भी बच्चा हर रूम में जाते हैं साहब, तो आइडियली तो आपको हर रूम का बदल देना चाहिए, बट देन इट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर, ये एक चीज़ है। दूसरा मैंने आपको बोला कि साहब ठीक है, आप जो फर्नीचर लो, फर्नीचर वो बिना फैब्रिक वाले करो, तो लेदर वाले और ये वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और आप कब चेंज करना चाहोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि फिर ये एक और एडिशनल खर्चा आ गया। देन मैं आपको डिह्यूमिडिफायर की बात कर रहा हूँ, डिह्यूमिडिफायर का अपना एक खर्चा आएगा। आप कारपेट्स हैं, कई बार काफ़ी महँगी-महँगी होती हैं, और अगर आपको हाउस डस्ट माइट एलर्जी है, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है कि साहब निकाल के ही फेंक दो। कर्टेन्स चेंज करने की बात कर रहा हूँ। तो ये हर चीज़ है ना साहब, इन सब चीज़ों में जो भी आप जो कॉल ले रहे हो ना, इसमें एक खर्चा इन्वॉल्व्ड है। और अगर आपके हाउस डस्ट माइट का आपकी एलर्जी टेस्टिंग नहीं हुई है,
तो सिंपली बिकॉज़ आपको लगता है कि आपको हाउस डस्ट की आपको वो डस्ट एलर्जी है, तो प्लीज़ उतने के कारण ये सारी चेंजेस मत करिए। आप बहुत ज़्यादा फालतू में पैसा वेस्ट करने जा रहे हैं। एक सेंसिबल तरीका ये होगा कि अगर आपको इसके बारे में अगर सोचना ही है, तो पहली चीज़ ये होगी कि आप एक डॉक्टर के पास जाएँ, जो एलर्जीज़ ट्रीट करता है, एलर्जी ट्रीट करने में स्पेशलाइज़ करता है। और उतने के बाद आप अपना टेस्ट करा लें। मेजॉरिटी केसेस में हम एलर्जी स्किन प्रिक टेस्टिंग करते हैं और एलर्जी स्किन प्रिक टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसके ऊपर मैं थोड़े दिनों में एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। बट ये है, कभी कभार कुछ लोगों को स्किन की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम उनके ऊपर ये नहीं कर पाते, या कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी दवाइयों के असर में होते हैं जिनको कई बार हम रोक नहीं पा रहे होते हैं कि हम स्किन की टेस्टिंग नहीं कर पाए, तो हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। बट यूजुअली एक टेस्ट करना जरूरी है जिससे हम ये सर्टेन हो पाए कि आपको हाउस माइट की एलर्जी है, और आपको बाकी भी आपकी जो ट्रीटमेंट है ना साहब, वो चीज़ कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया, तो आप डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट्स अपनी बंद, जो डिज़ीज़ कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो बंद कर दो, वैसा नहीं हो सकता। तो आप अपनी नाक की जो स्प्रेज़ हैं, जो फेफड़े के ये हैं, जो आई ड्रॉप्स हैं, वो सब आप चालू रखेंगे। सिर्फ़ इतना होगा कि अगर आप इन चीज़ों को करते हो, अगर आप हाउस माइट को एलर्जिक है ना, तो अब हो सकता है आपकी डोज़ की दवा कम हो जाए, जो आप डोज़ आप यूज़ कर पा रहे हैं, वो डोज़ कम हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो पहले दवाइयाँ यूज़ करने के बावजूद भी जो आपको लक्षण आए जा रहे थे, वो लक्षण का आपका कंट्रोल ज़्यादा बेहतर हो जाए। एक और चीज़ है, हाउस डस्ट माइट में एलर्जन इम्यूनोथेरेपी, या जिसे हम एलर्जी वैक्सीन कहते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये वो चीज़ है जिसे हम जड़ से इलाज की बात करते हैं। इसका तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप जा करके एलर्जी अस्थमा सीरीज़ में ना एक एलर्जन इम्यूनोथेरेपी की मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं कि अगर आपको वाक़ई हाउसेस माइट एलर्जी है ना, तो इसमें तो हम जड़ पे काम कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इंडिया में हमें ड्रॉप्स भी मिलते हैं, हमें टैबलेट्स भी मिलते हैं। हम उन सब चीज़ों से आपकी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं, और सिर्फ़ दवाइयों से कंट्रोल नहीं, बल्कि हम आपकी एलर्जी को कम करने की कोशिश कर सकते हैं इस एलर्जन इम्यूनोथेरेपी पे। तो ये भी एक चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको हाउसेस माइट एलर्जीज़ हैं। एक सिंसियर कोशिश की है फिर से कि इस एलर्जी सीरीज़ के वीडियोज़ में आपको कुछ नया सिखा पाऊँ, जिससे आपका थोड़ा सिम्पटम कंट्रोल बेटर हो जाए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए। ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करते रहने की। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हाउस डस्ट माइट एलर्जी की नॉलेज बढ़ी है, या आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं, किसी ऐसे मरीज़ को जानते हैं, जिसे हाउस डस्ट माइट एलर्जी हो सकती है और उसको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसे उसके साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दिनों बाद।